नमस्कार दोस्तों, शिक्षा चक्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में तीसरा चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके पहले पहला चरण और दूसरा चरण हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे तार्किक और व्यवस्थित तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी मूर्त स्थितियों तक सीमित रहती है। यानी कि अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। बच्चे अब इस अवस्था में तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन इनका जो ये तर्क है, यह अभी मूर्त स्थितियों तक ही सीमित है। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में स्टार्ट हो गई है, लेकिन वह अभी मूर्त चीजों पे सीमित है। इसीलिए इस अवस्था का नाम भी जीन पियाजे ने क्या दिया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो हम जान लेते हैं कि मूर्त क्या होता है। मूर्त यानी कंक्रीट का अर्थ उन चीजों से होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। अमूर्त क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अमूर्त उन चीजों को कहते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो हम क्या नहीं छू सकते? जैसे मानवीय भावनाएं, प्रेम, करुणा, दया, भाईचारा, विचार आदि। तो जो बच्चे होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अभी उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग, जो तार्किक सोच है, वो मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है। अभी वह भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। आइए और देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है अवकेंद्रण या विकेंद्रीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंट्रेशन। बच्चा अब किसी वस्तु या समस्या के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसके कई पहलुओं को एक साथ देखता है। उदाहरण के लिए, पानी से भरे गिलास वाले प्रयोग में वह केवल ऊंचाई पर ध्यान देने के बजाय चौड़ाई को भी ध्यान में रखता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में की अवस्था में, बच्चे के अंदर क्या होता है? सेंट्रेशन होता है, केंद्रण का विकास होता है, केंद्रण का गुण होता है। तो केंद्रण का गुण हमने क्या बताया था कि केंद्रण में क्या होता था कि बच्चा किसी भी समस्या या वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान देता था। तो लेकिन अब बच्चा चूंकि बड़ा हो रहा है, तो अब वो क्या है? केंद्रण से विकेंद्रण की ओर उसका विकास हो रहा है। अब बच्चा के अंदर क्या आ गया है? विकेंद्रण या अवकेंद्रण या विकेंद्रीकरण हो गया है। यानी अब बच्चा किसी वस्तु समस्या के केवल एक पहलू पर ध्यान न दे करके उसके कई पहलुओं को एक साथ ध्यान में देता है। तो जो पानी वाला प्रयोग है, पानी वाले प्रयोग में क्या किया जाता था कि हमने बच्चे को 2 तरह के गिलास में, एक लंबा गिलास, एक चौड़ा गिलास में समान मात्रा में पानी डालते थे। तो बच्चा यह बताता था पहले कि जो लंबा वाला गिलास में उसमें पानी की मात्रा अधिक है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, तो वह अब केवल लंबाई वाले पहलू को ध्यान न दे करके अब लंबाई और चौड़ाई दोनों पहलुओं को ध्यान में दे रहा है। तो अब वह यह सोच सकता है कि जो ग्लास लंबा वाला है और जो ग्लास चौड़ा वाला है, दोनों में पानी की मात्रा अधिक है। यानी अब वह सिर्फ लंबाई को ध्यान में नहीं रखता है, उसको अब ये पता है कि पानी की मात्रा बराबर इसलिए है क्योंकि अगर लंबे वाले ग्लास में पानी की ऊंचाई ज्यादा है तो चौड़े वाले ग्लास में पानी क्या है? ज्यादा फैला हुआ है। यानी कि दोनों में मात्रा बराबर है। फिर जब बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन का विकास हो जाता है, विकेंद्रीकरण या अवकेंद्रण हो जाता है, तो उसी से संबंधित है संरक्षण का विकास। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रण की वजह से, सेंट्रेशन की वजह से बच्चे के अंदर संरक्षण की कमी होती थी। यानी बच्चे के अंदर मात्रा और संख्या, द्रव्यमान को लेकर के वो बच्चा जो है क्या था? संरक्षण नहीं समझ पाता था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर अवकेंद्रण का विकास हो गया है। यानी बच्चा अब एक से ज्यादा पहलुओं पे ध्यान दे रहा है, तो बच्चे के अंदर अब संरक्षण का विकास हो गया है, जो कि पहले क्या थी? संरक्षण की कमी थी। बच्चा अब समझने लगता है किसी वस्तु की मात्रा, संख्या, द्रव्यमान या लंबाई तब तक नहीं बदलती जब तक उसमें वास्तविक परिवर्तन ना किया जाए। बच्चे को पहले हम गेंद को दबा के देते थे, जब गेंद को दबा देते थे तो बच्चों को लगता था कि गेंद का आयतन कम हो गया है। लेकिन अब बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा समझदार हो गया है। अब बच्चा नहीं सोचता नहीं गेंद छोटा नहीं हुआ है, आयतन कम नहीं हुआ, बल्कि गेंद फैल गया है। तो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन उसकी आयतन वही है। उदाहरण के लिए, यदि एक लंबा और एक चौड़ा गिलास लें, उनमें समान मात्रा में पानी डालें,
तो इस अवस्था में बच्चा यह समझ सकता है पानी की मात्रा दोनों में समान है, भले ही आकार अलग दिखे। तो हम देख सकते हैं इस उदाहरण से कि दोनों क्या हैं, विकेंद्रीकरण और संरक्षण दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। विकेंद्रण मतलब होता है बच्चा एक से ज्यादा पहलू पे ध्यान दे रहा है, और संरक्षण का मतलब होता है कि बच्चा अब मात्रा से संबंधित चीजों को समझ रहा है। वह यह समझ चुका है कि किसी भी वस्तु की संख्या या मात्रा तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसमें वास्तविक रूप से कोई और अलग से कोई वस्तु ना मिला दी जाए। पहले वह आकार से ही यह सोच लेता था कि वस्तु ज्यादा है वस्तु कम है, लेकिन अब उसके अंदर विकेंद्रण के कारण संरक्षण का भी विकास हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला विशेषता। तो देखते हैं तीसरा गुण, वर्गीकरण की क्षमता, क्लासिफिकेशन की क्षमता। बच्चे वस्तुओं को रंग, आकार, प्रकार आदि के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चों को अलग अलग रंग की गेंदें दी जाए तो उन्हें रंग के आधार पर समूहबद्ध कर सकते हैं। यानी कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को उनके रंग, आकार, रूप आदि के आधार पर समूहों में बांट सकता है। अगला विशेषता है श्रेणी क्रम का विकास, सीरिएशन का विकास। यानी बच्चे वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना सीखते हैं। वस्तुओं को आकार, रंग या मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध कर सकता है। यानी बच्चा क्या कर सकता है, अगर बच्चे को यदि बच्चे को अलग अलग लंबाई की छड़ियां दी जाएं तो वह उन्हें छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। यानी बच्चे के अंदर अब क्रमबद्धता का गुण विकसित हो चुका है। बच्चा किसी वस्तु को रंग, आकार आदि के आधार पर उसे क्रमबद्ध कर सकता है। और जो पांचवा विशेषता है प्रतिवर्तीयता या पलटावी गुण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी का विकास। अब रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। बच्चा यह समझने लगता है कि किसी प्रक्रिया को उल्टा किया जा सकता है और इससे कोई मूल स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि बच्चा को बताया जाए कि 2 + 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 होता है, तो बच्चा अब यह भी समझ सकता है कि 5 - 3 = 2। यानी बच्चे के अंदर अब क्या आ गया है, डिसेंट्रेशन हो चुका है। यानी अब केंद्रण के कारण बच्चे के अंदर अब किसी समस्या या किसी वस्तु या स्थिति की एक आयाम पे केवल ध्यान नहीं देता है, अब वह एक से अधिक आयामों या एक से अधिक पहलुओं पर भी ध्यान देने लगता है। उसी के कारण बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का भी गुण विकसित होता है। अब बच्चा ये बुद्धि लगा सकता है कि 2 और 3 जोड़ने पे अगर 5 आता है तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। बच्चे के अंदर यह गुण विकसित हो जाता है इस अवस्था में। इसके बाद देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है मूर्त और व्यवहारिक सोच की शुरुआत, कंक्रीट एंड लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत। बच्चा व्यवहारिक स्थितियों में तर्कसंगत रूप से सोचने लगता है, लेकिन उसकी सोच अभी भी अमूर्त विचारों तक नहीं पहुंचती है। यहाँ हम देखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को कि लॉजिकल थिंकिंग तो बच्चे में आ जाती है। यानी सवाल ये पूछ सकता है कि तार्किक रूप से सोचना बच्चा किस अवस्था में प्रारंभ करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो अभी मूर्त चीजों तक सीमित होती है। बच्चा यह समझ सकता है कि कुत्ते स्तनधारी होते हैं और लेब्राडोर कुत्ता है तो लेब्राडोर भी स्तनधारी होगा। यानी अगर बच्चे को हम ये कोई सूचना दें कि कुत्ते स्तनधारी होते हैं, ठीक है, उसको हमने बताया कुत्ते स्तनधारी होते हैं, फिर हमने क्या कहा उससे, लेब्राडोर एक कुत्ता है, तो बच्चा ये सोच सकता है लेब्राडोर एक कुत्ता है और कुत्ते स्तनधारी होते हैं तो लेब्राडोर भी क्या होगा, स्तनधारी होगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वह अभी उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो क्या है, मूर्त चीजों तक ही सीमित है। अभी बच्चा कोई चीज कल्पना नहीं कर सकता, कोई अपने से अभी कोई चीज की हाइपोथेसिस नहीं कर सकता, कोई चीज अपने मतलब मन के अंदर कोई सिद्धांत या नियम वगैरह के बारे में भी उतना अच्छे से बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि बच्चे की जो थिंकिंग है वो भी मूर्त चीजों तक क्या है, सीमित है। अगली विशेषता है दृष्टिकोण ग्रहण करने की क्षमता, पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी। अब बच्चा क्या है, पहले क्या था, बच्चा पूर्व संख्यात्मक अवस्था का बच्चा अहम केंद्रीय था, ईगोसेंट्रिक था, उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म का गुण था। लेकिन अब बच्चे के अंदर क्या है, अब उसका ईगोसेंट्रिज्म टूट रहा है। अब बच्चा सिर्फ अपने दृष्टिकोण से दुनिया को नहीं देख रहा है, बल्कि अब बच्चा धीरे धीरे दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने लगा है। इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि अन्य लोगों के विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण उससे भिन्न हो सकते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, अब बच्चा जब दूसरे के दृष्टिकोण को समझना शुरू करता है तो अब बच्चे दोस्त बनाने लगते हैं, उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं, अब मजबूत होने लगते हैं। वे अपने भाई बहनों को बहुत मानने लगते हैं। अब वो उनको कंपटीटर नहीं देखते हैं। वो छोटे होते हैं तो अपने भाई बहनों या अन्य बच्चों से क्या करते हैं, वो खिलौने के लिए कंपटीशन करते हैं, किसी को शेयरिंग नहीं करते हैं। लेकिन इस अवस्था में बच्चे आते आते क्या होते हैं, वो दूसरों के दृष्टिकोण को भी ग्रहण करने लगते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, और जिससे वो क्या होते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने शुरू कर देते हैं। एम्पैथी मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझना, जिससे उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं।
तो ये कुल 7 विशेषताएं थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब हम क्या करेंगे, इनको एक जगह लिख लेंगे ताकि हम उन्हें आसानी से याद कर सकें। तो हम देखते हैं चरण 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अवकेंद्रण या विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन का विकास। इसका मतलब बच्चा अब किसी भी वस्तु, स्थिति या समस्या के केवल एक पहलू पे नहीं बल्कि कई पहलुओं पर ध्यान देने लगता है। संरक्षण का विकास, जब डिसेंट्रेशन हो जाएगा तो बच्चे के अंदर अब संरक्षण का भी विकास हो जाएगा। बच्चा मात्रा से लेकर संबंधित चीजों के बारे में भी अब समझने लगेगा। बच्चा अब मात्रा में परिवर्तन तभी मानेगा जब उसमें वास्तव में कोई नई चीज जोड़ी जाए। फिर तीसरा है वर्गीकरण की क्षमता। अब बच्चा जो है वस्तुओं को रंग, आकार, रूप के आधार पर वर्गीकृत कर सकेगा। अब चौथा है श्रेणी क्रम, सीरिएशन का विकास। सीरिएशन का विकास, बच्चा वस्तुओं को क्रमबद्ध कर सकेगा, उनके रंग के, रूप के, आकार के आधार पे उनको क्रमबद्ध कर सकेगा। पांचवा है प्रतिवर्तिता या पलटावी गुण या रिवर्सिबिलिटी का विकास। अब बच्चा किसी क्रिया को उल्टे क्रम में भी कर सकेगा। और छठवां है मूर्त और लॉजिकल थिंकिंग का विकास। बच्चे के अंदर अब तार्किक चिंतन का विकास हो गया है, लेकिन वह अभी चिंतन मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित है। और सातवां है दृष्टिकोण ग्रहण करने की क्षमता, पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी। अब बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने लगता है इस अवस्था में, और बच्चा अब अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। अब बच्चा दोस्ती यारी करता है, अपने दोस्त वगैरह बनाना प्रारंभ कर देता है। तो यह हमने देखा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की निम्नलिखित 7 विशेषताएं हैं। दोस्तों, इन्हीं 7 विशेषताओं के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि श्रेणी क्रमण किस अवस्था की विशेषता है। कभी कभी पूछ लेगा कि एग्जाम्पल दे देगा कि एक बच्चा है, एग्जाम्पल दे देगा एक बच्चा है जो रंग के आधार पर गेंदों को समूह में बांट सकता है, तो वह बच्चा किस अवस्था में है। तो हम बता देंगे मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, क्योंकि वर्गीकरण का गुण क्या है, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की ही विशेषता है। तो जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल के आधार पर सवाल आ सकते हैं, या डायरेक्ट जो है वह इससे सवाल टीचर में पूछ सकता है, या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में या किसी यूपी टेट में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।